बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना करी। इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात के बाद जो नहीं जीतता वो फिर धांधली की बात करता है कि जनाब प्रोसेस ही गलत था और धांधली हुई है। अभी से कुछ हल्का बंदियों पे बात हो रही थी लेकिन उस पर भी ज़ुबानें बंद करवा दी गई कि अब तो हल्का बंदियों पे बात हो ही नहीं सकती। लेकिन एक और चीज़ जो इस वक्त नज़र आ रही है, जो इलेक्शन प्रोसेस को मशकूक अभी से बनाने जा रही हैं, वो ये है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तो की जाती है। मैं कभी भी इस बात के हक में नहीं रही हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिसने जो किया है उसको उस लिहाज से उसकी सज़ा भी होनी चाहिए और उसी लिहाज से उसको लेके भी चलना चाहिए। लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस से किसी जमात को आउट करना या फिर परेशान करना, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है कि जिस पे हम अभी से कह सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसको उस लिहाज से सज़ा दीजिए और उस लिहाज से उसको अंदर भी कीजिए, उसको इलेक्शन से बाहर भी कीजिए। लेकिन किसी पूरी जमात का और उस जमात में शामिल अगर लोगों का उस सिलसिले से कोई ताल्लुक नहीं है तो जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन लोगों के साथ कोई ज्यादती करें। अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो पीटीआई के लोग ये कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब गिरफ्तारियां क्यों हुई है वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन दूसरी जो अहम पेशरफ्त है जिसमें मैंने कल बात की थी और मुझे एक्सपेक्ट में कर रही थी कि आज ये सिलसिला जो है वो खुल के सामने आ जाएगा, वो ये था जनाब के साबिक चेयरमैन पीटीआई के बानी के हवाले से जो उनकी सज़ा मुअत्तल हुई थी 62(1)(f) के हवाले से बात हुई थी कि उनको नाअहली होगी, उनकी नहीं होगी। अब मुअत्तल तो उनकी नाअहली हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई फैसला नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है हम इसको सस्टेन तो कर सकते हैं लेकिन इसको हम फैसला कोई अभी हम नहीं सुना सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो इस पे फैसला दे कि आया ये सज़ा मुअत्तल हुई है या नहीं हुई है। अब एक तरफ नॉमिनेशन पेपर तो आपने जमा करवा दिए हैं, लेकिन नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के बाद अगर अभी भी ये बरकरार रहता है सिलसिला तो जाहिर सी बात है आगे इलेक्शन के प्रोसेस में हमें साबिक चेयरमैन पीटीआई नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि ये ज़रूर हो सकता है, जिसके अभी तक तो इम्कान है, ये भी अभी कल तक ही हमें पता चलेगा कि होगा क्या, कि बल्ले का निशान उनके पास रहता है या नहीं रहता है। ये अभी आगे हमें पता चलेगा। सारी जो ओवरऑल सूरत हाल है, आज ये तारीख हो गई है, 21 तारीख हमारे पास हो चुकी है। आगे ये सिलसिला जनाब के आगे 13 जनवरी को तमाम पार्टीज को निशान अलॉट हो जाएंगे। लेकिन पीटीआई को जो फैसला है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही करार दिए जाते हैं, कालादम होते नहीं होते, ये तमाम चीज़ें हमें कल परसों तक सामने आ जाएंगी कि होना क्या है। कल तक तवक्का है कि आ जाएगी। पीटीआई वालों का ये कहना है कि अगर उन्होंने हमें बल्ले का निशान दे दिया तो ये उनके अल्फाज हैं जो अभी कुछ देर पहले मैं सुन रही थी कि वो एक बल्ला जो है वो सब पे छा जाएगा और उनको ये डर है कि जिसको ये सज़ा नाअहली की दे रहे हैं अगर वो बाहर आ गया तो वो सब पे छा जाएगा और उनके जो है वोट हाथ से निकल जाएंगे। ये अब कबल इस वक्त है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, ये अब आगे देखेंगे। लेकिन एक सवाल जो दूसरी पार्टीज भी कर रही हैं और हमें करना भी चाहिए, ये एक तरफ तो पीटीआई से सवाल होना ज़रूरी है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनके बानी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसमें किसी और पार्टी का कसूर है या उनका अपना कोई कसूर था कि जिसकी वजह से आज इस नहज पे उनकी पार्टी गुजरी है। अगर साबिक चेयरमैन पीटीआई के साथ कुछ होता है तो जाहिर सी बात है उनकी पूरी पार्टी पे जब सवाल भी उठता है तो उनके दस्तखत से जो लोग आगे आए जो कोई काम कर रहे हैं या उनकी नामजदगियां हुई हैं या उनको आगे लेके आया गया है तो उनकी हैसियत क्या रह जाएगी। क्योंकि ओवरऑल गौहर साहब तो आपके सामने एक फेस है, असल तो पीटीआई जो रन अभी भी कर रहे हैं वो भी साबिक चेयरमैन पीटीआई ही कर रहे हैं। अदरवाइज गौहर साहब का अपना कोई डिसीजन तो नहीं चल रहा है कि आगे वो करने क्या जा रहे हैं। बहरहाल एक बात ये भी है कि पीटीआई कहती है कि हमें अगर इस इलेक्शन से आउट किया गया, और ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मुल्क की तारीख में, वैसे हम हमेशा ही कहते हैं कि मुल्क बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त कुछ यूं है कि अदम माशी इस्तेकाम भी है और अदम सियासी इस्तेकाम भी है। इन हालात में अगर एक दफ़ा इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो जाते हैं तो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी और आवाम को भी पता होगा कि अगर वो किसी को चूज करके इस वक्त में लेकर आए हैं, किसी को वोट दे के इस वक्त में लेकर आए हैं, तो उसमें किसी इदारे का कसूर नहीं है, किसी और का कसूर नहीं है। आवाम खुद ही अपना भुगतेंगे और खुद ही आगे फैसला होगा कि आगे होने क्या जा रहा है। तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन काज़मी साहब, आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और हमें स्टूडियो में कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। रिमोट पे हमारे साथ होंगे इकबाल सान साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले मोहसिन काज़मी साहब की तरफ चलते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं,
पीटीआई की तरफ से बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जनाब किसी और को फील्ड दी जा रही है, किसी और को बिल्कुल ग्राउंड साफ किया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए ग्राउंड साफ नहीं है। दूसरी तरफ शायद पीटीआई ये खुद भूल रही है कि जो कुछ उनके हाथों से हुआ है वो भी बहुत बड़ी वजह है कि उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है, और जिसकी वजह से आज ये वो सूरत हाल को भुगत रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख का ऐसा इलेक्शन है जो बहुत मुतनाज़ा बन चुका है। इलेक्शन हुए नहीं है, मुतनाज़ा है, और जितना मुतनाज़ा हमारा इदारा इलेक्शन कमीशन है, इतना मुतनाज़ा कभी नहीं रहा पहले। अब ये इलेक्शन कमीशन, मुझे नहीं पता कि वो अपने किस हद तक आज़ाद है या नहीं है, या उनकी क्या मजबूरी है। जब उनके कुछ हल्के फुल्के चीफ साहब के बयान आते हैं तो हौसला अफजा बयान होते हैं, और वो अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अमलन नहीं होता। अब बताइए कि 8 फरवरी की डेट को पत्थर की लकीर कहा गया है, अब उसे भी मिटाने की कोशिश हो रही है, और कुछ दिन आगे पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है, और शायद ये 8 की जगह 10 ले जाएंगे, 10 फरवरी कर देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन आगे चले जाएं। लेकिन बात यह कि जब आपने इलेक्शन शफाफ करवाने हैं तो आपने मैदान भी शफाफ रखना है। हर एक को आपने बराबरी की बुनियाद पर हिस्सा देना है। पाकिस्तान के कानून के अंदर कोई मुजरिम तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन मुलजिम लड़ सकता है। ये तो सारी तारीख है पाकिस्तान की भरी पड़ी है। तो लिहाजा अगर कोई मुजरिम है, आप उसका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन जो मुलजिम है उसका रिजेक्ट ना कीजिए। वो आपकी पसंद का हो, नापसंद हो, आप उसको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करें। अब यहाँ असल में इलेक्शन के अंदर एक मसला ये है कि वाहिद इलेक्शन हो रहा है जिसके अंदर पार्टी को नहीं तवज्जो दी जा रही है, पर्सनालिटी को ज़्यादा तवज्जो है। यानी कि आप जब इलेक्शन की तरफ जा रहा है, एक आदमी वोट डाल लें तो वो देखता है कि मैं ये वोट मौलाना फजल रहमान को दूँ, ये वोट मैं आसिफ जरदारी को दूं, ये वोट मैं बिलावल भुट्टो को दूं, ये वोट मैं मियां नवाज शरीफ को दूं, या ये वोट मैं उसको दूं चाय पापे वाले को दूं। ये इस वक्त मसला है हर एक के जहन के अंदर ये। अब ये जो देखें अननेसेसरी मसला जो खड़ा किया हुआ है, पाकिस्तान में वैसे ही बहुत मसाइल है, मसाइलिस्तान बना दिया अपने पाकिस्तान को माशाल्लाह इस 2 साल के अंदर। उसमें जिसका जो निशान ऑलरेडी अलॉटेड है, आप उसको क्यों छेड़ रहे हैं? उसमें क्या हिकमत अमली है, मेरी ये समझ में नहीं आती। एक दफ़ा आपने अलॉट कर दिया, अब उसको पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। क्यों इस बात पे लड़ना कि साहब बैट नहीं होगा तो फुला होगा, फुला नहीं होगा तो फुला होगा, ये इससे वक्त ज़ाया होगा, आवाम के अंदर नाउमीदी पैदा होती है इसके अंदर। आप देखें इतने कम मुद्दत के अंदर आपने अगर उसको पार्टी को इलेक्शन में शामिल नहीं होने देना है तो अभी ऐलान कर दीजिए आप, ताकि हम मुतमईन होके, अवाम मुतमईन होके बैठ जाए और अपने जो भी चाहे फैसला करे। अब ये जो है दरमियानी सूरत हाल जो आपने रखी हुई है, गुमगू की तरह सूरत हाल रखी कि पार्टी के सरबराह को भी ये नहीं पता कि कल उसे निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि 22 दिसंबर से पहले जो है आप अच्छा, इसमें थोड़े से 22 हो जाते हैं लोग और इसको बड़ी इग्नोर कर देते हैं। ये भी सोचना चाहिए कि जो पीटीआई के बानी हैं उन्होंने खुद क्या कुछ गलत किया है। कोई अगर साइफर वाली बात अगर मार्केट में आई और उन्होंने कहीं लहराया साइफर, तो वो किसी पार्टी ने आके नहीं किया था। अगर तोशावाला का खाना का केस होता है, मैं मानती हूँ कि तोशा खाना का केस में बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, किसी ने गाड़ियाँ निकाली हैं वो भी देखना चाहिए, और किसी ने कुछ और मरात ली हैं वो भी देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उनकी जोजा का ताल्लुक है कि उन्होंने क्या कुछ लिया और हीरो का सेट का क्या हुआ, तो वो उनकी वाइफ का मसला है, उन पे आप अलग केस चला लें। लेकिन ओवरऑल ऐसा हम नहीं कह सकते कि पीटीआई के साथ ही गलत हो रहा है। ये बहुत सारी जमातों के साथ भी गलत हुआ है, और कुछ जमातों की अपनी गलतियाँ भी होती हैं। मैं ये बार बार प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, फिर आज रिपीट करूंगी कि पीटीआई की गलतियां कुछ हैं, लेकिन आगे हो सकता है कि पीटीआई अपनी गलतियों को ठीक कर दे। जो चीज़ें जिस हालात में जिस डगर में चल रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि पीटीआई अब जो सियासत करेगी वो अच्छी सियासत करेगी। आगे चलते हैं जनाब। इकबाल सान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं सर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इकबाल सान साहब, सबसे पहले तो एक सवाल उठ रहा है, इलेक्शन के बाद ये क्वेश्चन रेज होता है कि कहाँ धांधली हुई है, कहाँ नहीं हुई है।
फिलहाल एक पार्टी ये शिकवा कर रही है कि उसको बिल्कुल ही ग्राउंड से आउट करने की साजिश की जा रही है। ना सिर्फ साजिश है बल्कि कुछ चीज़ें तो हम देख चुके हैं ना अपनी आंख से कि भाई उनको खास तौर पे बाहर किया जा रहा है। वो कहते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर्स जमा करने में भी प्रॉब्लम है और बहुत सी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इस तमाम चीज़ें मिलकर ऐसा लगता है कि पहले से इस सारे प्रोसेस को मशकूक बना दिया गया है। आपका क्या कॉमेंट है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको देखने वालों को, मेरे कुलीग्स को, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस पर देखो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है। वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा ये मानना है, मेरी क़यादत का भी ये मानना है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इसी सूरत पर परवान चढ़ेगी कि इलेक्शन पे जितने ज्यादा तहफात होंगे उतने ज्यादा डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा। तो पता ना, मेरे खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ है, उनके टाइप ऑफ पॉलिटिक्स की क़यादत का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, उससे इख्तिलाफ होगा हमारा। लेकिन अगर बात इस तरफ की जाए कि जनाब किसी पार्टी के साथ जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, क्या हम इसके हक में हैं, तो जवाब हम देंगे कि जनाब हम बिल्कुल ऐसे किसी माहौल के हक में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रही है, वो अपने लिए नहीं करती रही है, वो तमाम सियासी जमातों के लिए करती रही है। कभी भी किसी के साथ इस तरह के मामला न हो। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे कई इंतखाबात भुगत चुकी है जो सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हमें नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात के इदराज है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती भी है, समझ रही भी है, महसूस भी करती है। तो यकीनन जिन सारी तकलीफ को हम सब उठा चुके हैं, हम चाहेंगे कि ये तकलीफ आइंदा किसी सियासी जमात के साथ हमारे साथ भी ना हो तो किसी और के साथ भी ना हो। तो हम इस बात से खुश नहीं है कि किसी पार्टी का रास्ता रोका जाए। हम तो ये चाहते हैं कि सबके लिए मैदान खुला होना चाहिए। हम तो ताकत का चश्मा आवाम की बात करते हैं और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि लोगों को अपने हक के राय दही का इस्तेमाल जो है आसान तरीके से कर देना चाहिए। जहाँ तक 9 मई के वाकयात की बात है, जहाँ तक साइफर की बात है, जहाँ तक 9 मई में जो है हमारी जो हसास इदारों की दफातर पर हमलों की बात है, यकीनन उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत में जहाँ पॉलिटिकल वर्कर के साथ कहीं ज्यादती हो रही है तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सवाल का रुख एक और तरफ लेके जाएंगे। इस वक्त तक हमें कुछ माह पहले तक ऐसा लगता था कि, बल्कि मैंने अपने खुद प्रोग्राम से कितनी दफ़ा इस बात का जिक्र किया है कि सिंध तो आपके पास है ही, चाहे आपके खिलाफ इत्तेहाद भी बन रहा है, लेकिन वो आपकी पोजीशन बड़ी अपनी होम ग्राउंड में मुस्तहकम है। लेकिन साथ साथ बलूचिस्तान भी आपके पास था। फिर जैसे ही नवाज शरीफ साहब आते हैं, बलूचिस्तान में हमें हालात का रुख जो है वो हवाओं का रुख बदलता नजर आता है। अब सरफराज बुगटी वाला जो मामला भी सामने आया है कि आपके साथ लगता है कि फिर से बलूचिस्तान की सीट्स पक्की होने जा रही हैं और वहाँ पे पहले से ही सीट एडजस्टमेंट हो गई है। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात आप बार बार कह रहे थे, आपके चेयरमैन बार बार कह रहे थे, को चेयरमैन बार बार कह रहे थे, तो क्या आपके कोई मुज़ाकरात हो गए हैं, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, या ऐसा हुआ है जनाब सिंध भी आप ले लें, बलूचिस्तान आप ले लें, केपी और पंजाब हमारे पास रहने दें और फिर से एक गवर्नमेंट जो बनने जा रही है वो भी एक जाहिर सी बात है 2/3 मेजोरिटी से तो कोई नहीं आने वाला, लेकिन आगे जो सूरत हाल आ रही है वो भी ऐसी है जैसे 16 माह में हमने हुकूमत देखी है। तो इस तरह तो और तो कोई हुकूमत नहीं बन सकती अगर वाकई ऐसा कुछ सिलसिला हुआ है तो। देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 चीजें। डेमोक्रेसी में सबको जो है अपनी अपनी सियासत करने का राइट होता है, सब अपने अपने ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। यकीनन इस तरह की सूरत हाल बनाई गई, इस तरह की हवा चलाई गई कि जनाब शायद मुस्लिम लीग नून के लिए माहौल बड़ा साजगार है, बहुत अच्छा है जनाब, और अमली तौर पर हमने और आपने सबने देखा भी। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के अलावा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अलावा, एक महाज उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का बिलावल भुट्टो जरदारी ने संभाला हुआ है, एक महाज आसिफ अली जरदारी साहब ने संभाला हुआ है कि लोगों से जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो मुलाकातों का, एक महाज जो है तंजीमी महाज जो है वो अभी फरियाल टालपुर ने संभाला हुआ है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी जमात का लीडर अवामी राब्ता मुहिम चला रहा है तो उसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात इस वक्त अवामी राब्ता मुहिम नहीं चला पा रही। दूसरी बात, क्या आपने अभी देखा होगा मुस्लिम लीग नून ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने की डेट में इजाफा करने की रिक्वेस्ट की है। तो ये किस बात की तरफ इशारा है? इस बात की तरफ इशारा है कि इन सियासी जमातों की तैयारी मुकम्मल नहीं है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम, मैं तो कराची की बात करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीट पे ऐसी सीटें कराची में मौजूद है जहाँ एक निशिस्त पर 50 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, 40 उम्मीदवार हैं, 30 उम्मीदवार हैं, 35 उम्मीदवार हैं।
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये तैयारी मुकम्मल है। तो ये सबूत इस बात का है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉमिनेशन में इसके ऐसी किसी किस्म की बात का जिक्र नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेडी पोजीशन पर है। आज अपने नॉमिनेशन खुद सबमिट करवा कर आया। इट मीन कि मेरी पार्टी के वर्करों की, मेरी पार्टी के अहदेदारों की, मेरी पार्टी की क़यादत की तैयारी मौजूद मतलब है। आपका कहने का मकसद ये है कि जो बलूचिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील हुआ है वो ऑलरेडी आपकी मुहिम की वजह से है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई इशारा दिया गया है या किसी को कहा गया है कि आपके साथ शामिल नहीं सना, देखिए सना, क्या कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर कोयटा है, क्या कोयटा के अंदर किसी सियासी जमात ने अवामी जलसा किया तो जवाब मिलेगा? नहीं किया। क्या केपी में जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे किए किसी और सियासी जमात ने किए तो जवाब मिलेगा? नहीं किया। ये डेली की बुनियाद पर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में जो है वकला से खिताब करते हैं। आज वो हैदराबाद जाते हैं, वो एक दिन भी आराम से नहीं बैठ रहे। वो बोर्ड मीटिंग हो रही है, जो बोर्ड बना दिए गए हैं वो बोर्ड की मीटिंग कर रहे हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी के हर प्लेयर का अपना रोल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने रोल तकसीम किए हैं, अपने काम कर रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं आपको कि सियासी जमातों की इलेक्शन की कोई तैयारी ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज इलेक्शन करवाएं हम तैयार हैं, कल करवाएं हम तैयार हैं। और इस सारे सिनेरियो में था ना, आपको पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा इलेक्शन टाइम पर करवाने के लिए जोर किसी ने नहीं दिया। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो इलेक्शन करवाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही थी। और जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, हम ये महसूस करते थे कि मियां साहब की ख्वाहिश है कि इलेक्शन कहीं डिले हो। डिले शायद इसलिए भी हो कि जो उनके ऊपर नाअहली की तलवार है वो अभी तक हटी नहीं है, वो अभी तक नाअहली उनकी बरकरार है। तो उनकी जरूर ख्वाहिश होगी कि जब तक नाअहली मेरी ना उतर जाए उस वक्त तक इलेक्शन ना हो। लेकिन हमारी ख्वाहिश यह है कि इलेक्शन पार्टियां लड़ती हैं, हुकूमतें बनने के बाद अपना नाअहली का अपना केस लड़ते रहे, फिर अभी किसी अपने एमएनएस को विड्रॉ करा के उस सीट पर इलेक्शन लड़ लीजिएगा। खुदारा इलेक्शन में डिले करने का कोई ऐसा तरीकेकार एडॉप्ट न करें जिसपे डेमोक्रेसी पर कोई कदगन पड़े। आज सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव से मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 फरवरी पे पत्थर की लकीर वाला स्टेटमेंट दिया था, कोर्ट अपने उस स्टेटमेंट की पाबंदी कर रही है और वक्त सबको नजर भी आ रही है। अच्छा, जहाँ तक आपने ये इलेक्शन डिले होने वाली बात की है, इसमें एक और चीज़ जो सामने आई है और बड़ी ऑथेंटिक बात है, जितनी बार कौंसल थी इन्होंने ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर पे उनको एतराज़ था और इस वक्त उन्होंने जो एतराज़ उठाया है ये भी बहुत खुल के सामने आ गया। बड़ी हैरत की बात है कि ये जितने भी पार्टीज, ये जितने भी बार एसोसिएशन वाले थे, उनके जो हामी हैं वो नून लीग से मिल रहे हैं। और ये हम तो पहले तो ये लोगों का परसेप्शन था कि शायद कोई और जमात ऐसा करवा रही है। ये भी बड़े अचंभे की बात है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से डिले की कोशिशें की जा रही हैं कि बाकी ये बात है कि जी कि वो जो है वो उसमें जी सर आप बात कीजिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन सना हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन को डिले करवाने की कोशिश इसलिए भी करे कि मियां साहब की नाअहली खत्म हो जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो जिन बार काउंसिल्स ने ये किए हैं उसमें भी तजाद है उनके बयानात में। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के अहदेदारों ने आके इसको डिनाई किया कि हमारे से कोई इससे हमारा दखल नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और वो आपने खुद ही कहा कि वो बार काउंसिल जो है मुस्लिम लीग नून के शायद पेरोल पर है, उनके साथ ऑन बोर्ड है। तो कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हटाया जाए, कभी कहते हैं इलेक्शन डिले किया जाए। तो ये जो लोग भी हैं, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत के दुश्मन लोग हैं। अपनी जात से बढ़कर अपनी जात से बाहर निकल कर सोचना पड़ेगा तमाम सियासी जमातों को, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ या और कुछ सियासी जमात हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं किया जिसकी वजह से इलेक्शन की ताखिर की वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बने, खुदा न खास्ता। इकबाल साहब साथ ही रहेगा, मोहसिन काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन काज़मी साहब, इस वक्त जो सिलसिला नज़र आ रहा है, एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग के बड़े आंख के तारे नज़र आ रहे थे सबको, और शुरू से हमने देखा कि एक झुकाव भी नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ ये भी एक सियासी पॉलिसी खेली गई कि उन्हीं के खिलाफ एक तहरीक लाने का फैसला किया गया ताकि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? अच्छा, पहली बात तो ये आप ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है। हमेशा जो है अदलिया से लिया गया है और ये गलती की, इसमें इमरान खान साहब की भी गलती है और उस वक्त के अपोजिशन लीडर खुर्शीद साहब की भी गलती है। इनको पता होना चाहिए। ये पता नहीं अदलिया से क्यों भागते हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। अदलिया से बेहतर आपको कहीं पे रिलीफ नहीं मिल सकता किसी हद तक। मैं ये नहीं कहता वो 100% इंसाफ करते हैं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरे इदारों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अब आप बताइए, जो डिप्टी कमिश्नर DPO के तहत लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, वो आपका आरोप बना बैठा होगा, तो फिर आप उससे क्या तवक्की रखेंगे?
उसको ये भी पता है कि मेरी नौकरी रहेगी, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, जो आएगी मुझे उसके साथ काम करना है। अदलिया में ऐसा नहीं होता। तो पहली चीज़ तो ये आपको तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी चीज़, इस वक्त मैं इस मुतालबे की भी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी आपसे इजाज़त के साथ, कि हमारी जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन, आज उन्होंने लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिख दिया है और चीफ जस्टिस को भी लिखा है कि हमें जो है आप जो है आज़ादी दें, बोलने की आज़ादी दें, क्योंकि बग़ैर इसके तो इलेक्शन का मज़ा ही नहीं है, ना इलेक्शन होगा। अगर आज़ादी मिल जाए तो आप यकीन जाने लोगों को ये चैनल की रेटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो ये कोई तरीक़ा नहीं है कि आपने चारों तरफ से पाबंदियाँ लगाई हुई, या तो सब पे पाबंदी लगा दें या एक पे भी पाबंदी लगाएं। दूसरे, अगर आप ये वाकई इस तरह का इलेक्शन चाहते हैं कि आपका सेलेक्टेड किया हुआ आदमी वो आके वोट लिया और वो जीत जाए, मेरा ख्याल है वो हालात नहीं है, क्योंकि आवाम जो है बहुत भरी पड़ी बैठी हुई है और ये सारा फैसला, ये 12 करोड़ वोटर्स के अंदर जो फैसला होगा वो 65% नौजवानों का होगा। अच्छा, एक यहाँ पे बातें काफ़ी हैं और इन्होंने कहा कि आवाम भरी पड़ी है। मुझे बात से बात भी याद आती है कि आवाम भरी पड़ी तो ज़रूर है, लेकिन आवाम इस वक्त अपनी रोटी, कपड़ा और मकान के सिलसिले में बड़ी जो है वो भरी पड़ी है कि वो पहले इन फैसिलिटीज़ को हासिल करना चाहते हैं। ब्रेक है, ब्रेक से पहले के बाद जो हम क्वेश्चन पे जाएंगे वो ये कि बयानिया कौन सी पार्टी क्या देने जा रही है। क्या पीपल्स पार्टी फिर से रोटी कपड़ा वाला बयानिया लेके आएंगे या फिर कोई एजुकेशन वाला बयानिया लेके आएंगे? क्योंकि कुछ दिनों पहले भी कुछ पीपल्स पार्टी के लोग मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन पर बड़ी तवज्जो देंगे, लेकिन एजुकेशन में सिंध का क्या हाल है वो भी देखने की सूरत हाल है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, इकबाल सान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बात यहाँ से शुरू होती है कि आगे किसी पार्टी के पास क्या बयानिया है। अगर आप ये कहते हैं कि 16 माह गवर्नमेंट में आप भी शामिल थे और आपको जो वजारतें मिली थी आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ओवरऑल अभी जो अवाम के मसाइल हैं और अभी हम जिस तरह से जो अजम्पशंस आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा या उनकी पार्टी आगे आ जाएगी, लेकिन फिर भी उनके पास भी कोई ऐसा बयानिया नहीं है कि अवाम को लाके के सामने लेके आए और ये कहेंगे जनाब ये हमें वोट मिलेगा तो हम ये काम करेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए क्या बयानिया लेके जा रही है या ऐसा क्या काम है कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को वोट देंगी अवाम? देखिए डॉक्टर साहब, हमें अगर ये देखिए, आप 2013 के बाद फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं रही। 16 महीने के लिए हम शहबाज शरीफ साहब के साथ कॉलिशन गवर्नमेंट में जरूर शामिल थे और पीपल्स पार्टी, जैसा कि आपने कहा कि जस्टिफाई करती है, स्पेशली इन वजीर खारजा वाली जो मिनिस्ट्री चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास थी, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा ने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का गिरता हुआ इमेज था, जो इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान जो है तनहा एक तरफ से तस्वूर किया जाता था, उस पर बड़ी मेहनत हुई और पाकिस्तान इस मामले में बड़ा सक्सेसफुल रहा है 16 महीने के अंदर अंदर। तो दूसरी बात ये, जो आपने पूछा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान क्या होगा, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी सियासत पर बिलीव करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये देखना चाहती है कि जो इन 10 सालों में 2013 से लेकर 2023 तक जो महंगाई का तूफान इस मुल्क में आया, 2013 में हम कहाँ खड़े थे और 23 में हम कहाँ खड़े हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन 16 महीने का जो है शायद कोई वजन उठाने की बात करें तो हम मान भी लेते हैं, लेकिन क्या इन बाकी 9 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसकी हुकूमत का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रोल है? तो पाकिस्तान जिस मैच पर खड़ा है तो जवाब मिलेगा नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं है। दूसरी तौर पर तो पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस महंगाई के खिलाफ जो है अपनी कैंपेन चलाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन एक मुस्तनद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है कि जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्लोगन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस नारे के साथ जाएगी। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को बेरोजगारी को दूर किया जाए, बेरोजगारी दूर हो तो रोटी भी मिलती है, कपड़ा भी और मकान भी। सारा जो ताल्लुक है वो रोजगार से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोजगार के बेहतर मौके फराम करने की पूरी कोशिश करेगी और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाइन होगी। सर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आपने के भी नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं, कहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, मैंने इनमें 235 से अपने नॉमिनेशन सबमिट करवाए हैं। अब इंतजार है पार्टी टिकट के ऐलान का। तो ये वही हल्का है जो इन्हें 242 जो माजी में मैंने 2018 के इलेक्शन में भी यहाँ से इन्हें के इलेक्शन लड़ा था और मैं रनर अप था।
RTS बैठने के बाद दूसरे नंबर पर आया था मैं। तो हम उम्मीद करूंगा इस दफा कुछ नहीं बैठेगा और बिल्कुल। अच्छा सर, मैं 235 को देख नहीं पा रही हूँ, कौन सा एरिया स्पेसिफिक है? डॉक्टर सना, ये सब डिवीजन गुलजार हिजरी है। अच्छा। ईस्ट कहलाता है, ईस्ट 1 सब डिवीजन गुलजार हिजरी। आप इसको सोराब गोड से शुरू करते हैं और न्यू सब्जी मंडी तक जो है, यानी कि बहुत मुश्किल इलाका है ये, अगर देखा जाए तो ये कराची के लिहाज से काफी मुश्किल इलाका है। अच्छा, अगर इस इलाके के ही आवाम को अगर आप कोई पैगाम अगर देते हैं या कोई बात करते हैं, क्योंकि अगर हम लिटरेसी की मैंने थोड़ी देर पहले बात की है, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट का भी मसला है, यहाँ पे क्राइम का भी मसला है, इन चीज़ों को आप समझते हैं कि आप एड्रेस कर सकेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद शहर कराची के पसमानदा इलाकों में से भी एक इलाका है। यहाँ पर कच्ची आबादियों की तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरा, इस इलाके में पाकिस्तान से बसने वाली तमाम कौमियतें आबाद है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के, यानी कि जो गैर मुल्की, जिनको हम तारकीन वतन भी कहते हैं, जिनको हम अभी आपने ये अफगान एक सिलसिला चला था अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। बंगाली भी, यानी कि जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले, वो भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। पाकिस्तान की तमाम कौमियतें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी MP MNA मुंतखब माजी में नहीं करवा सकी। तो बड़े मसाइल का शिकार ये इलाका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इस MNA के 2 टाउन है, एक सोराबगोड टाउन, एक सफूरा टाउन। तो यहाँ लोकल बॉडी के जो नुमाइंदे हैं वो अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है। सोराबगोड टाउन में भी जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सफूरा में भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोकल बॉडी में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली है, इसी तरह जनरल इलेक्शन में भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जहाँ से इंशाल्लाह कामयाब हो। लेकिन इकबाल साहब, उस एरिया को अगर आप देखें, गुलजार हिजरी और आसपास सफूरा वाला जो इलाका है, वहाँ पे अभी भी ये जो UC लेवल पे मसाइल हल होने चाहिए थे। आपकी पार्टी का जो वहाँ पे वर्कर जिसके आप बात करेंगे, वहाँ पे चेयरमैन हैं और पीपल्स पार्टी से ही है, वो मेरे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, नाम मेरे जहन से निकल रहा है उनका, लेकिन अभी भी मसाइल हल नहीं हुए हैं। वो जूं के क्यों है, मेरा ख्याल है कि 1 साल का अरसा हो चुका है। डॉक्टर सना, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन इलाके के जो मसाइल है ना, वो मैं ये समझता हूँ कि टाउन की सतह पर इतने बड़े वहाँ बड़ी तादाद में तरक्याती काम करवाने की जरूरत है कि ये टाउन, यानी कि आप ये कहें कि सूबाई सतह पर और फेडरल की सतह पर इन इलाकों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाएंगे तो इन इलाके के मसाइल हमें हल होते हुए नजर आएंगे। तो चंद एक मसाइल जो छोटी जो मसाइल हैं वो हल करें, तो टाउन की सतह पर जो हल कर सकते हैं वो करते हैं। छोटे मोटे ग्राउंड होते हैं, सड़कों की पेवंदकारी होती है, सीवरेज की लाइन है, वाटर की लाइन है, ये वो काम है जो टाउन की सतह पर तो हो सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो है, ये टाउन नाज़मीन जो है, इनके मखसूस बजट में ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट, और यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा पसमानदा इलाके हैं, यहाँ पर बहुत काम की जरूरत है। उसकी वजह यही है कि यहाँ माजी में देखें, इन हल्कों से MP और MNA 2018 के इलेक्शन में हम देखें तो तहरीक इंसाफ के थे। 2018 से पहले हम 13 में चले जाए तो ये इलाके जो थे डिलिमिटेशन से पहले बहुत बड़े बड़े हल्के थे, यहाँ पर MP MNA जो थे शहरी इलाकों से मुंतखब हो जाया करते थे, और ये दही इलाकों को जो है वो नजरअंदाज कर दिया करते थे। तो ये इन इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी अपना MP और MNA मुंतखब करवाने में कामयाब नहीं हुई है। 2018 में हमें कभी उम्मीद थी कि डिलिमिटेशन के बाद ये हल्के निस्बतन छोटे हो गए थे, ये दही इलाकों पे ज्यादा मुश्तमिल हो गए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खातिर हम कामयाबी हासिल कर सकेगी और हम जीतने की पोजीशन में भी थे। लेकिन जाहिर है वो RTS 2018 के सबको याद होगा, लोग भूले नहीं है इसको। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कामयाब इसलिए भी होंगे कि यहाँ लोकल बॉडी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। अच्छा, प्रोग्राम का रुख किसी और जानिब जा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक पे बात हो, क्योंकि कराची वाले भी सुनना चाहते हैं। आपकी तरफ चलते हैं मोहसिन काज़मी साहब। एक परसेप्शन आ रहा था कि अगर वाकई ही पीपल्स पार्टी यहाँ पे टाउन की सतह पे इनके नाजमीन की सतह ज़्यादा होती है, चेयरमैन की सतह ज़्यादा होती है, तादाद ज़्यादा होती है, तो चूंकि फंड्स भी इनके गवर्नमेंट से ही मिलने हैं और आगे भी चाहे इनके खिलाफ जितना इत्तेहाद बन जाए, पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में, उसके बावजूद भी यहाँ पे कराची के मसाइल जो हैं अभी तक भी हल नहीं हुए। और जिस जगह का स्पेशली अभी इकबाल साहब जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे बड़ी हैरत की बात है कि अगर बारिश हो जाती है तो वो नदी का पानी वहाँ पे सड़कों पे आ जाता है, पूरी वहाँ पे लोगों को चलने फिरने तक में परेशानी। हम तस्वुर नहीं कर सकते कि सुराग बोर्ड के आसपास का इलाका जो है वो पानी से डूब जाएगा, मतलब वो इलाका भी डूब जाता है। आप क्या समझते हैं कि मसाइल का हल क्या है? क्या वो जो पीपल्स पार्टी पे उंगलियां उठती हैं कि कराची के लिए ठीक नहीं है और कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते,
सकते? हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कराची के मसाइल ये भी हल नहीं करे, वो भी हल नहीं करे, तो क्या MQM जो नारा लेके आई है, MQM कहती है कोई भी आ जाए बस मसला हल कर दे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई भी आ रहा है, मसला हल कैसे होगा? अच्छा देखिए, मसाइल के हल के लिए दो चीज़ें जहन में रखी जाएं। एक तो आपकी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए और दूसरे काम करने वाले मुखलिस होने चाहिए। जनरल मुशर्रफ के दौर में एक जनरल थे, जनरल तनवीर नकवी नाम था उनका, उन्हीं ने ये कॉन्सेप्ट बनाया था मुशर्रफ साहब के ज़माने, सिटी गवर्नमेंट, और वो उन्हीं ने अडॉप्ट किया। मुस्तफ़ा कमाल जिसके मेयर थे यहाँ पे, वो काफ़ी ब्रॉड था और उसके अंदर इख्तियारात भी बहुत थे। फंडिंग का मसला उस वक्त भी था, फंडिंग का मसला आज भी है। बेहतरीन निज़ाम था वो, यानी आप सिटी गवर्नमेंट बनाएं ताकि आपका प्रोविंशियल बोझ कम होना चाहिए। अब होता ये कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुकूमत आती है ना, वो खुद अपने तौर पे ये इख्तियारात उन्हें देना ही नहीं चाहती। PFC अफोर्ड नहीं है, NFC का मसला है, सारी चीजें NFC का भी मसला है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि मेयर तो पीपल्स पार्टी के हैं ना, अभी भी इन्हें फंडिंग नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं, वजह यही है कि आप उन्हें आज़ाद दें, उनको एक फंड दें, उनको काम करने दें। वो सिस्टम तो बहुत अच्छा था, इसको इन लोगों ने, उसमें पीपल्स पार्टी वालों ने ज़्यादा उसको डैमेज किया और MQM उसकी वो हिमायत नहीं कर सकी जो उसे करनी चाहिए थी। बेहतरीन सिस्टम था। देखिए, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, अमेरिका जैसा मुल्क जो है सेनेट पे चल रहा है, वहाँ पे, वहाँ कोई कौमी असम्बली नहीं है। हमारी क्या कौमी असम्बली भी है, सूबाई असम्बली भी है और बल्दियाती असम्बलियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन वही वाला मसला है, बल्दियाती इदारा अगर अच्छा हो जाए तो आपको शहर निखरता हुआ नजर आएगा। सिर्फ मैं कराची के मामले में इसलिए थोड़ा दिल जलता है कि कराची को बार बार आप बैकबोन ज़रूर कहते हैं और 67% जो है वो आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमीज़ पे डिपेंड करती है। 97% जो है वो सिंध की इकोनॉमी कराची पे डिपेंड करती है। उसके बावजूद यहाँ पे कॉन्टोमेंट भी है, यहाँ पे जो है आपको वो लोग भी मिल जाते हैं जो दिल खोल के जहाँ पे भी जहाँ कोई प्रॉब्लम हो पूरी दुनिया में यहाँ से फंडिंग जाती है। यहाँ पे अगर कोई मसाइल है यहाँ पे फंडिंग होती है। जमात इस्लामी अपने तौर से काम कर रही है, MQM कहती है हम स्टेक होल्डर हैं, और स्टेक होल्डर होकर वो क्या काम कर रहे हैं मुझे इसकी तफसीलात नहीं पता, किसी को पता है तो बता दें। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, मैं खुद बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले सकती इस वक्त काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कराची की जो हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आप किसी रोड पे नहीं गुजर सकते, पानी आपके पास नहीं है। ये जो जितनी आग लगने का सिलसिला है, आप 90% आग लगने का वजूह देख लें तो वो ये है कि जी घर के सिलेंडर्स फट गए, और मैंने 2 हफ्ते पहले भी जिक्र किया था कि ये होगा सिलसिला, क्योंकि गैस नहीं है लोगों के पास। ये मसला हल कैसे होंगे? ये वाला देखिए, यहाँ अभी आपने कल की खबर सुनी होगी, 365 बच्चे पूरे इस साल में अगवा हुए हैं। कराची की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कराची के अंदर क्राइम रेशो बढ़ गया, आपकी गुड गवर्नेंस तबाह होकर रह गई यहाँ पे। और ये हाल है कि गटर के ढकने खुले हुए हैं, उसमें गाड़ियाँ भी गिर रही हैं, लोग भी गिर रहे हैं, कोई एहसास नहीं। उसकी वजह ही जैसे लावारिस शहर होता है, ये लावारिस शहर से बना हुआ। इन्होंने सारे तजुर्बे कर लिए, मैंने आपको बताया वो मुशर्रफ साहब के ज़माने का वो तजुर्बा बड़ा कामयाब था, उसको इन्होंने तबाह कर दिया। अब ये नए तजुर्बे में आ गए। अब इसका जो हल है वो यही, जो मेरी नज़र में मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ, वो यही है कि आप कराची को दोबारा फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मुझसे पहले हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजर गए, मरहूम हैं बेचारे, पीर साहब पकाड़ा भी यही कहते थे कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाइए। सर तो बड़ा ये सियासी तौर पे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, कौन बनाने देगा? आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कैसे ये कर पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं है, पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट के हाथ में तो है, लेकिन आपको पता है कि लॉबी सिस्टम ये तो कभी कर ही नहीं सकते। बनेगा, मुझे लग रहा है बनेगा। अच्छा। इसका यही है। देखिए, बात ये कि जब से आपने 18वीं तरमीम पास की है, फेडरल गवर्नमेंट है वो कमजोर हुई है, स्टेट कमजोर हुई है, रियासत कमजोर हुई है, और ना आपने उससे कोई फायदा नहीं उठाया 18वीं तरमीम से। सिंध का एक आदमी खड़े होकर बता दे कि हमें 18वीं तरमीम से ये फायदा पहुंचा, कोई फायदा नहीं पहुंचा आपको। और इस पे दस्तखत करने वाले वो हैं जो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, MQM वाले। दस्तखत तो सत्तार नहीं किए थे उसके ऊपर, 18वीं तरमीम के ऊपर क्यों दस्तखत किए थे उस वक्त? आज आप उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो मकसद ये कि नीयतें इतनी खराब हैं कि जो आप कोई कानून पास करेंगे उस पर नीयत को देखा जाता है। आप सिर्फ ये देखें कि हमारी आवाम को क्या फायदा। आपने जो नक्शा खींचा कराची का, इससे भी बदतर शहर है ये इस वक्त। मैं तो इसको कहता हूँ टंडो मोहम्मद खान बन गया कराची। ये आज से 30 साल पहले ऐसा शहर नहीं था। यहाँ अभी ये पीपल्स पार्टी के साहब बयान कर रहे थे, बहुत अच्छी बात। पीपल्स पार्टी 1968 में कहा था रोटी कपड़ा और मकान ना। आज तो हमें बिजली, पानी, गैस और फ्यूल भी चाहिए।
उसको इजाफा करें, अपनी जो आपके मुतालबे हैं उसके अंदर ये 3 चीजें और डालें, क्योंकि इसी से ये शहर आगे बढ़ेगा, वरना ये शहर के इम्कानात। मोहसिन काज़मी साहब, मैं कतई कलामी की माजरत, क्योंकि इकबाल साहब रिमोट पे हैं, मैं इसी मुद्दे को लेके आगे चलूंगी और क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। इकबाल साहब, रोटी कपड़ा मकान वाला नारा तो है, लेकिन अगर कराची स्पेशली सिंध में हम देखें तो अगर आपकी ठीक है, आपकी गवर्नमेंट मौजूद है जो यूसी सतह पे है और आप इस वक्त मौजूद हैं लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा तालीम के लिहाज से भी स्कैंडल मौजूद है। किस तरह से चीज़ों को बेहतर करेंगे? आपको नहीं लगता कि बहुत चैलेंजेस हैं इस वक्त आपके पास, जबकि ऑलरेडी 15 साल गवर्नमेंट का ताना भी दिया जाता है आपको? देखिए रब्सना, अभी आपने बात की कि अब हम बिजली और गैस की भी बात करें, तो देखें ये तो जो रिसोर्सेज हमने पैदा करने होते हैं ये फेडरल के काम होते हैं, और हमारे मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं और बार बार इसकी तरफ इंडिकेशन किया जा रहा है कि जनाब ये कम हो रहे हैं। थरकोल का भी आपने सुना होगा, मियाँ साहब ने थरकोल की जो है ना थर के कोयले से बिजली बनाने के मंसूबे का क्रेडिट लेने की कोशिश की। 1996 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने थरकोल मंसूबे का की जो है बुनियाद रखी थी, और 97 के बाद जो है इस पर काम बंद हो गया था। उसूली तौर पर तो बात यह है कि जिन इदारों ने जो नेचुरल रिसोर्सेज के इदारे होते हैं उन्होंने अपना काम ईमानदारी से करना हो तो शायद हम ये जो खला है, जो कमजोरियां हैं, जो कमी है गैस की, बिजली का बहरान, बिजली का बहरान, तो ये सब जो है हम दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बहुत सारे काम उससे होते हैं जो सियासी क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की नजर भी हो जाते हैं। जहाँ तक बलदियाती जो है नुमाइंदगी का बात है, तो आपको पता है अभी बीच में मुझसे वहाब साहब ने कहा था जी अब्बासी शहीद जैसा अस्पताल जो कराची के बिल्कुल सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उससे बुनियाद रखी थी। वहाँ कोई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वोट बैंक ना माजी में कभी था ना अभी कभी है। आप वो देखें, वो हॉस्पिटल जो है जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का भी तो मौजूदा मेयर है, वो भी ये कहता है कि जनाब ये इतने बड़े बड़े इदारे हैं, ये सूबाई सतह पर इनकी नुमाइंदगी, इनकी जो है देखभाल या देख रेख होनी चाहिए, तो इसमें फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है। बहुत सारे, जब हमारा मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है मैंने पेडिशियल ब्रिज की जो निगरानी जो है एक प्राइवेट कंपनी को दी, जहाँ से केएमसी को फंड भी जनरेट हो रहा है, और वहां से जो हमारे जो स्टील चोरी होता है उसके लिए चौकीदारी भी हो रही है, बचत हो रही है। ऐसा नहीं है कि शहर में बहुत सारा निजाम बेहतर हुआ है, शहर में सफाई सुथराई का निजाम भी बेहतर हुआ है। देखें जो इलाके ऑलरेडी, जैसे आपने सोराब बोर्ड की बात की, या फिर हम ये देखेंगे डिस्ट्रिक्ट करंगी में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास सिर्फ एक ही टाउन है पूरे जिले के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमारे पास 3 टाउन है, तो 13 टाउन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी परफॉर्म कर रही है, और 9 टाउन जो है वो जमात इस्लामी परफॉर्म कर रही है, और 3 टाउन तहरीक इंसाफ परफॉर्म कर रही है। परसों की बात है कि मैं नीफा गुलशन इकबाल में नीफा ब्रिज के नीचे जो ब्यूटिफिकेशन का काम किया, वो मेयर कराची ने उसका इफ्तिदा किया, वो टाउन जमात इस्लामी रन कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी रोड की जरूर कहूंगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, एशियाई तरक्याती बैंक के तहत ये काम जो रेड लाइन पे हो रहा है, ये बहुत तवील एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से शहर का बहुत सारा हिस्सा मुतासिर है, और हम ये महसूस करते हैं कि शहरी इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी प्रॉब्लम में है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो यही शहरी जो है जो आज प्रॉब्लम में है, यही इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। अगर गुलिस्तान जौहर में हम जाएं तो ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने बनाया, मुर्तजा वहाब ने इसका इब्तिदा किया। इसकी साइड पर जो जितने भी सर्विस रोड्स थी वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट या पाकिस्तान मेयर कराची के डोमेन में नहीं आती थी, वो कैंटोनमेंट एरिया है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड ने उसका जिम्मा भी शहरी हुकूमत की तरफ डाला, तो केएमसी ने फिर वो सर्विस लाइन भी बना दी। जहाँ तक पहलवान बोर्ड का जो एक नाला है, बहुत बड़ा नाला है और इतना पुराना नाला है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के कंट्रोल में आता है। वो जब ये तरक्याती काम इस तरफ शुरू हुआ तो वो नाला भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने बनाया, और बाकी काम जो है मेयर कराची ने उसको मुकम्मल किया। ऐसा नहीं है, देखिए सना, इसमें बहुत सारी गौर तलब बात है कि कराची के अंदर 13 लैंड एजेंसीज काम कर रही हैं। जब हम काम करने जाते हैं तो सारी रुकावटें वहां पर आती हैं। हम तो कहते हैं कि तमाम लैंड एजेंसी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, या हुकूमत सिंध के हवाले कर दें या फिर किसी और के हवाले कर दें। खुदा न खास्ता ये इस तरह की चीजें अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की कोई काम करने जाती है तो कैंटोनमेंट बोर्ड का स्टाफ आ जाता है, जी यहाँ आपने खुदाई नहीं कर रही, ये आपका डोमेन नहीं है। किसी पोल की लाइट खराब है, वहां पर लाइट लगाने की कोशिश करें तो कहते हैं जनाब ये कैंटोनमेंट बोर्ड का रोड है, लेकिन इसकी जो बिलिंग है वो केएमसी करेगा। कहीं कहीं केपीटी की लैंड आ जाती है, कहीं रेलवे की लैंड आ जाती है, तो कहीं ये सारी बातें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के साथ और इस शहर के साथ जो है नाइंसाफियां हैं।
तो यहाँ पर 60% से ज्यादा लैंड जो है वो हुकूमत सिंध की जी बिल्कुल इकबाल खान साहब, आपकी बातें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और सही सेंस में आप बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आगे प्लानिंग्स किस तरह से हो। इस वक्त जिस तरह से पीपल्स पार्टी भी यंग लोगों को सामने लेके आ रही है, लेकिन उनको जोशो वलवला भी और काम करना भी चाहते हैं, लेकिन कराची की सतह पे अगर सिर्फ बात की जाए, प्रोग्राम का वो किसी और तरफ चला गया, लेकिन सिर्फ कराची की सतह पे बात की जाए तो ये ज़रूरी हो गया आपके कंटोनमेंट के जितने इलाके हैं उस पर, और यहाँ पे जितनी एजेंसीज काम कर रही हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सबको बिठा के ज़रूरी है बात करना कि किस तरह से तकसीम होगी चीज़ों की। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है तहरीक इंसाफ से अलीपल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है सर, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आपकी जमात के बहुत से लोगों के बयान आ रहे हैं कि उनको बिल्कुल वो रास्ता नहीं दिया जा रहा है जैसे और लोगों को दिया जा रहा है। आपके लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और फिर बल्ले के निशान का फैसला भी कल होने वाला है। क्या समझते हैं इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके पूरे प्रोसेस से किस हद तक आप मुतमईन हैं? देखें जी, इलेक्शन तो उस वक्त ही क्वेश्चन में आ गए थे उनकी फ्रीनेस, फेयरनेस, जब उन्होंने पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब को झूठे केसों में जो है वो जेल में डाल दिया है और उसके बाद कोशिश कर रहे हैं साजिशें करके कि उनको नाअहल किया जाए। मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है कि जैसे ही हमारा कोई पीटीआई का नुमाइंदा फॉर्म भराने जाता है, सबसे पहले तो ये है कि वो पुलिस वाले खड़े हैं, उससे पूछताछ करते हैं, ये वो कि जी हम किसी को ढूंढ रहे हैं। तो ये हरासमेंट कंटिन्यू है। और इसके अलावा जो है, जो इलेक्शन में अपने आप को कहीं किसी लोकेलिटी से कहता है कि जी मैं पीटीआई का टिकट ले रहा हूं, तो उस पे जो है वो घर पे, और अब जो इसके बाद सूरत हाल होगी वो ऐसे ही होगी जिस तरह लोकल बॉडीज में ऐसे उन्होंने प्रोपोजर्स और सेकेंडर्स को उठा लिया था, एबडक्शन स्कीम थी इस हवाले से। तो हमें ये खदशात हैं कि ये झूठे केस भी दाखिल करेंगे और प्रोपोजर सेकेंडर्स को उठाएंगे जैसे उन्होंने लोकल बॉडीज में किया था, और घरों पे जाकर बैठ जाएंगे कि जी आपको इलेक्शन में खड़ा नहीं होना। तो ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये इलेक्शन जो अगर हो भी गए तो फ्री और फेयर नहीं होंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ जो आपके शोबे से भी मुतल्लिक है और आपकी जमात में अब ज़्यादातर लोग जो हैं, गौहर साहब भी एडवोकेट हैं और वो भी उनका वकालत से ताल्लुक है, आगे अभी जो इस्लामाबाद कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं आप सज़ा मुअत्तली के हवाले से, नाअहली के हवाले से, तो आपका की आगे स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे इस हवाले से कि आपके जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी नाअहली वाला मामला अभी भी कायम है, जबकि 3 इलाकों से आपके नॉमिनेशन उनके पेपर्स भी जमा हो चुके हैं, तो क्या आगे सूरत हाल होगी? देखिए, सबसे पहले तो आप पॉलिटिकल रैंकिंग या पॉलिटिकल पॉपुलरिटी या एक मॉरलिटी देखें तो खान साहब ने जैसे ही अनाउंस किया है कि जी मैं 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हूंगा, तो आपने सुना होगा कि ये चल रहा है कि कोई भी पार्टी या उसका कोई लीडर ये अफोर्ड नहीं कर रहा कि जी मैं खड़ा नहीं हो सकता खान साहब की। ये अखलाकी तौर पर जो है कि जी मैं खड़ा नहीं हो रहा, ये उनको एक किस्म का समझने के डर भी है और अखलाकी तौर पर समझ रहे हैं कि पूरी पब्लिक उनको जो है ना हशर करने वाली है। तो इस हवाले से दूसरी बात यह है कि मैं खुद लॉयर हूं, मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑर्डर जो है निचली कोर्ट का ऊपर बिल्कुल हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें हमारे लिए जो लास्ट रिजॉर्ट है वो कोर्ट्स ही हैं। हाई कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर होता है। ये फैसला जो है हमारी लीगल टीम करेगी। इस वक्त जो हमारे चेयरमैन हैं सर, इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं कि ये उनके हाथ में तो नहीं है कि इस पे कोई फैसला सुनाए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही चला गया है, मामला जाएगा। देखिए जी मुअत्तली तो वो कर सकते थे सजा की, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही है सर? देखें जी मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं और इसमें स्ट्रेटेजी जो होती है वो अडॉप्ट की जाती है, और कुछ चीजों में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चलती है, कुछ में हम लीगल रिकोर्स से अडॉप्ट करते हैं। तो ये फैसला हमारे चेयरमैन इस वक्त जो है वो खुद बैरिस्टर है ना, तो उस कमेटी में ही होगा। मैं तो जो है एज ए जनरल सेक्रेटरी सिंध उस पर कोई नहीं कह सकता कि क्या हिकमत अमली होगी, और पता नहीं ये हिकमत अमली बाहर बतानी भी है या नहीं बतानी, लेकिन मैं आपको हालात बता रहा हूँ कि इस वक्त फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, लेकिन हरासमेंट। अच्छा सर, सिंध में क्या सूरत हाल है? सिंध में के हवाले से आप क्या क्या समझते हैं कि किस हद तक आपको ग्राउंड मिला हुआ है और किस हद तक आप सीट्स ले सकेंगे? अवाम की कितनी तादाद आपके साथ मौजूद है? देखिए, इन्होंने सिंध में ये परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में क्रिएट की हुई है कि पीटीआई जो है, जो भी बंदा पीटीआई का होगा वो उसको उठा लेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, उसके घर पे छापा मारेंगे, रेड करेंगे, चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल करेंगे। तो लोग कहां से बातें ये सामने आ रही हैं? तो सिर्फ हमें लफ्जी गुफ्तगू सामने नजर आ रही है ना।
मैं रोजाना जूम मीटिंग करता हूँ, कराची से कश्मीर तक, मिठी तक के सबको मैं लिंक पे लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ कहाँ कहाँ ये सारी सूरत हाल हो रही है। रात को भी आपको बताता हूँ कि घोटकी का जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको रात को ठीक है जनाब, हमारा मेरा ख्याल है कि अली पल एडवोकेट साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया और प्रोग्राम भी अपने आखिरी मराहिल पे है। आगे चलते हैं मोहसिन काज़मी साहब। मोहसिन काज़मी साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो बात कर रहे हैं कि चीज़ें तमाम तो चल रही हैं, स्पेशली सिंध की सूरत हाल, और आप समझते हैं कि पहली बात रह गई थी कि हम जब मसले के हल की तरफ जाते हैं और ख़ास स्पेशली सिंध की तरफ जाते हैं और कराची की तरफ जाते हैं, तो ये कहा जा रहा था कि जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन डिलीवर पीटीआई ने भी कराची को नहीं किया है। आगे ये कहना है कि इनके लिए मसाइल हैं, जबकि हमें कराची का स्पेशली बहुत बड़ा तबका ऐसा नज़र आता है जो कि पीटीआई के हक में भी जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आगे इलेक्शन में क्या सूरत हाल सिंध की होगी स्पेशली? अच्छा, कराची में पीटीआई बहुत कमज़ोर थी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ इस वक्त की सिचुएशन कुछ और है। ये लोग अंडरग्राउंड बहुत काम कर रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहा, और उस अंडरग्राउंड के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो मुमकिन है कि यहाँ जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो आप देखेंगे थोड़ी बहुत तब्दीली जो है कराची में आएगी नज़र, ये बात तो तय है। अच्छा सर, ये जो इत्तेहाद अभी बन रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ और बाकी जमातें भी एक्टिव नज़र आ रही हैं, आप इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? अच्छा, ये जो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन रहा है, इसकी एक वजह तो ये है कि वो जो मनसूबा साज थे उन्हीं ने तो प्लानिंग ये की थी पीपल्स पार्टी को सिंध एंड बलूचिस्तान देना था और बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल होना था। ये तो सबको पता है, हर आदमी जानता है ये। लेकिन अचानक क्या हुआ, बाप पार्टी चली गई किसी और तरफ, अब ये हो गए अकेले। और यही शिकवा पीपल्स पार्टी को है। बिलावल साहब को जो बड़ा शिकवा है वो इसी बात का है कि जो हमसे वादा किया था आपने उस पर अमल नहीं किया, वो उसको लेवल प्लेइंग कह रहे हैं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने, मैंने कहीं नहीं देखा उन्होंने बयान दिया हो कि हमें लेवल प्लेइंग नहीं मिल रही है। वो तो इलेक्शन कमिश्नर का साथ भी दे रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके मोराल को ऊंचा भी कर रहे हैं वो। और बिलावल साहब बिल्कुल उसके वाला। मैं तो खैर, अगर मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ बिलावल साहब अपनी इस उम्र के लिहाज से बेहतरीन तजुर्बा हासिल करके और वो इस पार्टी में जान डाल रहे हैं, ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मेरा सवाल भी नेक्स्ट आपसे यही था कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं? सिंध की गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी बना लेगी जोड़ तोड़ करके, उस जैसी पोजीशन नहीं होगी पहले जैसी। और रहा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी यही होगा कि इनकी गवर्नमेंट तो नहीं बनती नजर आ रही है मुझे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कहीं पे भी। हाँ, ये सेकंड थर्ड नंबर पे होंगे। देखिए अब जब ये इलेक्शन का अनाउंस हो जाएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितने एनर्जेटिक इस वक्त नजर आ रहे हैं और जो उनका बयानिया है, आप सियासत में पार्टी से हटके अगर हम बात करें तो सियासत में कहाँ देखते हैं? देखिए पहली बात ये कि फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत वो बनाता है जो पंजाब में जीतता है। आपको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जीत रही है? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है ना, बल्कि आप, मैं समझता हूँ उससे भी गिरी पोजीशन नजर आ रही है मुझे। तो जब पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं जीत रही, या कोई भी पार्टी, जो उसको इस्लामाबाद में जाना है उसे पंजाब में जीत के दिखाना है। बिल्कुल ऐसा ही जनाब, और जिसको इस्लामाबाद में जाना है उसको पंजाब जीत के दिखाना है। और पंजाब में कौन सी पार्टी मुस्तहकम है ये सामने ही है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पर हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।